हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी सामाजिक विज्ञान एसएसटी वर्कशीट 41 है और इसकी डेट है 11 नवंबर 2021। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। तो बच्चे आज की जो हमारी वर्कशीट है ये आपकी फिर से एक रिवीजन वर्कशीट है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है टर्म 1 के एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी आपको जितनी भी वर्कशीट मिल रही है वो बेसिकली आपके रिवीजन वर्कशीट है। तो आज हम आपको एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे जो कि आपकी भूगोल की किताब से है, कृषि वाले चैप्टर से। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आज हम बेसिकली रोपण कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि रोपण कृषि क्या होती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। अब देखो, वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापार से संबंधित खेती। अब देखो, अगर हमारे को हमारी खेती को जो भी खेती करनी है उसका व्यापार करना है तो इसमें हमारे को उस खेती को, उस फसल को बहुत ही बड़े लेवल पे उगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो वाणिज्यिक खेती होती है ना वो बहुत ही बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है और बहुत बड़े क्षेत्र में सिर्फ एक ही तरीके की फसल बोई जाती है। ठीक है, जैसे कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में हम सिर्फ गेहूँ बो रहे हैं तो जो भी गेहूँ आएगा उसको बाहर आगे जाके बेचेंगे। ठीक है, तो एक ही प्रकार की फसल एक बड़े क्षेत्र में बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। मतलब जो भी रोपण कृषि में जो भी फसल बोई जाती है वो आगे जाके कहाँ पे जाती है, उद्योगों में जाती है। जैसे कि हमने गेहूं बोया तो आगे जाके वो इंडस्ट्रीज में जाएगा ताकि उस गेहूं से आटा बना के बिस्किट बनाया जा सके या कुछ भी बनाना चाहें तो बना सकें। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। अब देखो, जब बहुत बड़े लैंड में एक ही तरीके की खेती की जा रही है तो पैसा भी बहुत लगेगा। ठीक है, और बहुत बड़ा एरिया है तो आप अकेले तो काम कर नहीं लेंगे, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटका में कॉफ़ी और वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है इसलिए इसके विकास में परिवहन, संचार साधन, प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखो, अगर मैं व्यापार के उद्देश्य से अपनी खेती कर रही हूँ तो सिर्फ क्या मैं उत्पादन कर लूँगी, वो हो जाएगा उससे? नहीं ना, मेरे को उस फसल को दुकानों तक ले जाने के लिए परिवहन भी तो चाहिए। और जब मेरे को परिवहन चाहिए तो बातचीत करने के लिए कोई साधन भी चाहिए। इसलिए हम फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई हाँ, हम पहले ही सामान ले जाने से पहले मंडी में बात करके पता कर लें कि भाव क्या चल रहे हैं, कितने रुपए में हमारा सामान जाएगा। ठीक है, प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग का मतलब होता है कि जो हमने चीज़ उत्पादन की है उससे उस चीज़ का जो मतलब जिस भी चीज़ का हमने उत्पादन किया है वो तो कच्चा माल है ना, तो उस कच्चे माल का इस्तेमाल करने वाले जो उद्योग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो योगदान देते हैं। और फिर इतना सब कुछ बनने के बाद बाजार भी तो चाहिए, क्योंकि आप बेचेंगे कहाँ, है ना? अपने घर में तो रखेंगे नहीं इतनी सारी फसल, तो बाजार तो बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आपका इतना पैराग्राफ आपने समझ लिया। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही है? तो यह एक वाणिज्यिक कृषि है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रोपण कृषि उद्योग एवं कृषि के बीच अंतरापृष्ठ का काम करती है। मतलब उद्योग, खेतों, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके बीच में एक गैप है, मतलब एक मीडिएटर का काम करती है, मध्यस्थता का भूमिका निभाती है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। चाय, कॉफ़ी, रबड़ और गन्ना रोपण कृषि के प्रमुख उदाहरण है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इट्स मीन क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है जी, तो आपको उपरोक्त सभी पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, तो ये तो सही है। इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है? नहीं, क्योंकि भाई बहुत बड़े लेवल पे होती है तो पैसा भी बहुत लगता है और आपको श्रमिकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये महंगी होती है। कृषि किस क्षेत्र की प्रमुख रोपण फसल है? तो जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी किस क्षेत्र की है? तो कॉफ़ी कर्नाटक में होती है बहुत बड़ी मात्रा में। आपकी बुक में है ना चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसमें आपने पढ़ा होगा कुरनूर के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, है ना? तो उसमें पढ़ोगे कॉफ़ी की खेती वहाँ पे बहुत लोग करते हैं। रोपण कृषि के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है? किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है रोपण कृषि में? परिवहन का तो बहुत है, संचार साधन का भी है, भूकंप का नहीं है। भूकंप तो तबाही लाएगा। ठीक है, और प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों का भी है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना है। ठीक है,
अगला है चाय किस राज्य की प्रमुख रोपण फसल है, तो पश्चिम बंगाल की। चाय पश्चिम बंगाल में और असम में बहुत होता है, असम के दार्जिलिंग में बहुत बड़े लेवल पे ये चाय की खेती होती है। अब यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे जो आपके बुक के बीच में से क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हैं, ठीक है। तो जोसेफ गैरिबाल्डी ने अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किया। निर्वासन का मतलब होता है जैसे आपने कोई गलत काम कर दिया तो आपको भारत की गवर्नमेंट बोलेगी अब जाओ इंडिया छोड़ के, तुम्हारे लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है, तो तुम किसी और देश में जाकर रहने लग जाओगे। तो तुम जिस देश में जाकर रहने लग जाओगे उस टाइम पीरियड को बोलते हैं निर्वासन। तो जोसेफ गैरिबाल्डी जो वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रायतः क्या कहा जाता है, तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है। निम्नलिखित में से किस देश ने लोगों को सत्ता में साझेदारी प्रदान नहीं की थी। सत्ता में साझेदारी प्रदान करने का मतलब है कि एक देश में अगर अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं तो सबको इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो भारत में तो है ही ऐसा, सभी को वोट डालने का अधिकार है, सभी को सभी तरीके के अधिकार हैं। अमेरिका में भी है, बेल्जियम में भी है, लेकिन श्रीलंका एक ऐसा देश था जहाँ पर पहले तो नहीं था लेकिन अब काफ़ी हद तक हो गया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। क्यों होता है आपको पता है, आपने जब पढ़ा होगा चैप्टर में कि श्रीलंका में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं सिंहली लोग जो कि 74% है, और एक होते हैं आपके तमिलियन लोग जो कि 16% होते हैं। जो तमिलियन लोग हैं वो तमिल भारतीय मूल के तमिल हैं, ठीक है। तो वो संख्या में कम होने की वजह से सिंहली लोग जो है उनके ऊपर अपना दबदबा कायम करते हैं, और कोई भी जैसे नौकरी होती है या कोई भी अधिकार होते हैं तो श्रीलंका में पहले वो सिंहली लोगों को मिलते थे। तो सत्ता की समान साझेदारी वहाँ पर नहीं होती थी, लेकिन अब जो है काफ़ी हद तक जो कंडीशंस हैं सुधर गई हैं, ठीक है। इस चीज़ को लेकर वहाँ पे बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध भी चला था, आपने पढ़ा होगा। 2009 में जाके वो गृह युद्ध समाप्त हुआ है, ठीक है। तो आपको श्रीलंका पर टिक करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत में संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार के पास है। अब देखो कानून बनाने के लिए 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में जितने भी विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में राज्य बनाती है। संवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार है कानून बनाने का, और यदि दोनों की दोनों ही किसी समान विषय पर कानून बना देती हैं तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार है ना उसका कानून जो है उसके द्वारा बनाया हुआ कानून जो है वो लागू होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि ए और बी दोनों, तो आप क्या करेंगे, आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, क्योंकि इन द एंड तो केंद्र सरकार को है ना अधिकार संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है आपको, ठीक है। झूम कृषि किसे कहते हैं, पहली बात तो हमें ये समझना है। जब हम घूम घूम कर कोई खेती करते हैं, जैसे मान लो मैंने आज यहाँ पर खेती करी, ठीक है। अब यहाँ की जो मिट्टी है वो ख़राब हो गई, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आग लगा दूंगी मिट्टी में, तो फिर मैं कहीं और चले जाऊंगी, ठीक है। और फिर जब वहाँ की खराब हो जाएगी तो मैं वहाँ पे आग लगा के यहाँ पर आ जाऊंगी। तो इसे बोलते हैं झूम कृषि, जो हम घूम घूम के करते हैं। इसको घुमंतू कृषि भी बोलते हैं, ठीक है। पर इस कृषि को मसौल के नाम से किस देश में जाना जाता है बताइए, तो वो है आपका सेंट्रल अफ्रीका, मतलब मध्य एशिया में इसको मसौल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।